हेलो स्टूडेंट, मैं राहुल आपका स्वागत करता हूं नंबर 1 स्टार एकेडमी यूट्यूब चैनल में। बच्चों, इसके पहले हम बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर को डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें कि हम थियोरेटिकल पूरी तरह से उसका थ्योरी को समझ चुके हैं। बस उसमें हमारा ऑब्जेक्टिव ही बाकी है। तो ऑब्जेक्टिव जैसे ही हम ये चैप्टर श्वसन को इन करते हैं तो उसके बाद हमारा ऑब्जेक्टिव सेशन, ऑब्जेक्टिव क्लास भी आएगा। तो बच्चों, आप यह क्लास ध्यानपूर्वक समझें। इसको भी बहुत ही सरल शब्दों में लिया गया है। तो चलिए हमारे क्लास के साथ आप बने रहें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास बिना किसी देरी के। तो बच्चों, फर्स्ट चैप्टर का नाम है सेकेंड चैप्टर बायोलॉजी का जो नाम है उनका नाम है श्वसन। चैप्टर 2 आप देख सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट है श्वसन। तो बच्चों, सबसे पहले हम श्वसन को समझते हैं कि श्वसन है क्या, किसे कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना। वायुमंडल से ऑक्सीजन को शरीर की कोशिकाओं तक पहुंचाना तथा शरीर के अंदर से निर्मित कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। श्वसन एक अपचयमंद दहन का उदाहरण है जिसमें लगातार जैव ऊर्जा की खपत होती है। श्वसन एक अपचयमंद दहन का उदाहरण है जिसमें लगातार जैव ऊर्जा की खपत होती है। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें बच्चों आप देखिए फॉर्मूला है अभी जो हम इसके पहले डिस्कस किए। तो श्वसन के प्रकार को समझते हैं। श्वसन दो प्रकार के होते हैं। प्रथम है ऑक्सी श्वसन। ऑक्सी श्वसन का परिभाषा देखते हैं। ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है या आप कहते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। इसमें दूसरा का नाम है अनऑक्सी श्वसन। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। आगे देखिए, अब समझते हैं ऑक्सी और अनऑक्सी में अंतर को। देखिए, फर्स्ट ऑक्सी को पहले समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। ऑक्सीजन के उपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। अब समझते हैं अनऑक्सी का फर्स्ट पॉइंट। ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में संपन्न होने वाली क्रिया को अनऑक्सी श्वसन कहा जाता है। अनऑक्सी यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आएगा। ऑक्सी श्वसन कहा जाता है। अब ऑक्सी श्वसन में दूसरा समझते हैं। इसे वायवीय श्वसन भी कहा जाता है। अब अनऑक्सी को समझते हैं। इसे अवायवीय श्वसन कहा जाता है। अब ऑक्सी में थर्ड पॉइंट, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। इसमें CO2 और जल का निर्माण होता है। अब थर्ड पॉइंट अनऑक्सी में, इसमें सूक्ष्म जीव भाग लेते हैं। अब इसके आगे देखते हैं। पांचवा पॉइंट को देखिए, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। अब पांचवा पॉइंट देखते हैं अनऑक्सी में, इसमें ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण नहीं होता। अब छठा पॉइंट देखिए, आपको दिखता होगा ऑक्सी, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 ATP, इसमें एक अणु को
ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 38 एटीपी का निर्माण होता है। अब देखिए अनोक्सी का छठा पॉइंट देखिए, इसमें ग्लूकोज के एक अणु के टूटने से 2 एटीपी यानी कि 2 लिखा है इस जगह, 2 एटीपी ऊर्जा का निर्माण होता है। सातवां पॉइंट देखिए, यह माइटोकॉन्ड्रिया यानी कोशिका द्रव में होता है। यह कोशिका द्रव में होता है। अब आगे देखते हैं। क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई दफ़ा बोर्ड परीक्षा में पूछा जा चुका है बच्चों, तो आप फिगर को भी बनाने सीखिए। क्वेश्चन है, मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। ये प्रत्येक वर्ष बच्चों कई दफ़ा 5 मार्च में पूछा जा चुका है, तो आप इसे ज़रूर तैयार करें। तो देखिए फिगर की मदद से आप समझ सकते हैं। लिखा हुआ है फर्स्ट में नासा द्वार, ये हमारा है श्वसन नली है। उपस्थि है, पास्थि, पसलियाँ, ये पसलियाँ सब है। इधर श्वास नली है, ये श्वास नली जिसे सांस लिया जाता है। एक कंठ है, कंठ ग्रासनी, ये मुख गुहा। अब फिगर की मदद से आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं। जगह नीचे जो है हमारा डायफ्राम है, नीचे आपको दिखता होगा डायफ्राम लिखा है। तो चलिए इसको अब समझते हैं आगे। मानव में श्वसन क्रिया का सचित्र वर्णन करें। तो फिगर को हम चित्र को देख चुके हैं, अब उसको परिभाषा के मदद से समझते हैं। भोज पदार्थ का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। भोज पदार्थ का ऑक्सीजन क्रिया के फलस्वरूप ऊर्जा निर्माण की प्रक्रिया को श्वसन कहा जाता है। तो बच्चों आप सूत्र देखिए, इसके पहले भी हम सूत्र को देख चुके हैं। श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग भाग लेते हैं। श्वसन तंत्र में प्रमुख अंग भाग लेते हैं। तो एक एक को अभी हम डिस्कस करेंगे, देखेंगे आगे। फर्स्ट है, अभी हम फिगर में देख चुके हैं, नासा गुहा। अब इसको समझते हैं। नाक श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है। नाक जो है श्वसन तंत्र का प्रारंभिक अंग होता है, जिसमें दो छिद्र पाए जाते हैं। छिद्र की सहायता से हवा को अंदर किया जाता है। नासा गुहा के दीवार पर बाल पाए जाते हैं, हेयर्स पाए जाते हैं, जो हानिकारक जीवाणु और धूल कण को शरीर के अंदर जाने से रोकती है। अब दूसरा पॉइंट देखिए, ग्रासनी। दूसरा पॉइंट है ग्रासनी। नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रासनी कहा जाता है। नासा गुहा के आगे घुमावदार संरचना को ग्रासनी कहा जाता है। तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, तीसरा है स्वर नली। फेरिक्स के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। फेरिस के पीछे और चौड़ी नली के रूप में खुलती है, जिसे स्वर नली कहा जाता है। इसे आवाज का केंद्र बिंदु भी कहा जाता है। फेरिक्स जिस छिद्र द्वारा लैरिक्स में खुलता है उसे ग्लैटिक्स कहा जाता है। ग्लैटिक्स कहते हैं। ग्लैटिक्स के ऊपर एक ढक्कन होती है, जिसे एपिग्लोटिक्स कहा जाता है, जिसका कार्य है भोजन को स्वर नली में जाने से रोकना। स्वर नली में भोजन को जाने से रोकता है ये। चौथा देखिए, ब्रोकाई। स्वर नली वक्ष गुहा में पहुंचकर 2 भागों में विभाजित हो जाती है, जिसे ब्रोकाई कहते हैं, और प्रत्येक भाग में एक एक फेफड़ा होता है। आगे देखिए, तो बच्चों 4th पॉइंट तक हम क्वेश्चन को पूरा हो गया हमारा इसी का। आगे देखिए, आगे पॉइंट है, इस जगह से बच्चों
ऑब्जेक्टिव कई दफ़ा पूछ चुका है बोर्ड परीक्षा में, तो आप इसको भी याद रखिए। प्रमुख जीवों का श्वसन तंत्र, प्रमुख जीवों का श्वसन तंत्र यानी प्रमुख जीव किसके माध्यम से सांस लेते हैं। तो मानव का श्वसन तंत्र है फेफड़ा, फेफड़ा, मछली का है गलफराज गिल्स, ऑक्टोपस का गिल्स, मच्छर, मक्खी, कीट और कॉकरोच, ये तीनों जो हैं ट्रेकिया, ट्रेकिया। अभी हम बच्चों चित्र देखेंगे इसका। 7वां देखिए शेर, शेर, सांप, पक्षी, ये तीनों जो हैं फेफड़ा है इसका श्वसन तंत्र। मेढक त्वचा और फेफड़ा दोनों से, केचुआ त्वचा से सिर्फ, नीचे चूहा, चूहा भी फेफड़ों से। तो देखिए फिगर बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन। अभी हम देखें गिल्स, यही हमारा गिल्स है मछली का, गलफरा, मच्छर देखिए, ट्रेकिया, इधर लिखा हुआ है ट्रेकिया, ये कॉकरोच है, चींटी। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखिए बहुकोशिकीय जीवों में श्वसन। श्वसन क्रिया दो क्रियाओं का सम्मिलित रूप है। प्रथम पॉइंट देखिए प्रश्वास, प्रश्वास, प्रश्वास। श्वसन क्रिया के दौरान हवा का नासिका यानी नाक से होते हुए फेफड़ों तक पहुँचना एवं ऑक्सीजन का फेफड़ों की दीवार में शिस्त रक्त कोशिकाओं के माध्यम से हीमोग्लोबिन की सहायता से शरीर के सभी कोशिकाओं में जाने की क्रिया प्रश्वास कहलाती है, प्रश्वास कहलाती है। तो आगे देखिए जब ऑक्सीजन शरीर के अंदर जाने के बाद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो उसे ही हीमोग्लोबिन कहते हैं, उसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। हीमोग्लोबिन का सूत्र है हीमोग्लोबिन प्लस ऑक्सी हीमोग्लोबिन। आगे देखते हैं इसी में उच्छ्वास, उच्छ्वास। श्वसन क्रिया के दौरान शरीर के सभी कोशिकाओं में निर्मित CO2 पुनः हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर फेफड़े तक आता है और फेफड़ा उस कार्बन डाइऑक्साइड को नाक के माध्यम से पुनः उसे वायुमंडल में छोड़ देता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे शरीर से बाहर निकालने के इस पूरे प्रक्रिया को उच्छ्वास कहते हैं। जब CO2 शरीर से बाहर निकालने के दौरान हमारे शरीर में मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ मिलता है तो ऐसे हीमोग्लोबिन को कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कहते हैं। देखिए हीमोग्लोबिन प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। अब देखिए प्रश्वास और उच्छ्वास के सम्मिलित रूप को श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास कहते हैं। पौधों में अब पढ़ेंगे बच्चों, पौधों में श्वसन, पौधों में श्वसन। पेड़ पौधे अपनी श्वसन की क्रिया पत्ती, तनों और जड़ों में स्थित छोटे छोटे छिद्र के द्वारा करते हैं। पत्तियों में रंध्र पाए जाते हैं जिसके द्वारा पेड़ पौधे सांस लेते हैं। ये देखिए जड़ों में मूलरोम के द्वारा गैसों का आदान प्रदान किया जाता है। नोट पेड़ पौधों में, नोट को देखिए, पेड़ पौधों में श्वसन की क्रिया बहुत मंद गति से होती है। पेड़ पौधे भी श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। इसमें श्वसन गैसों का परिवहन नहीं होता है। आगे देखिए जंतुओं में श्वसन। फर्स्ट है सूक्ष्म जीवों यानी एक कोशिकीय जीवों में श्वसन। सूक्ष्म जीवों में श्वसन विसरण विधि के द्वारा होता है। विसरण जब कोई, अब विसरण का परिभाषा देखिए, विसरण जब कोई चीज उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर एक अर्धप्रागम झिल्ली को पार करके जाता है तो उसे विसरण कहते हैं। अब क्वेश्चन है कार्बन मोनोऑक्साइड एक जहरीली गैस है, कैसे? कार्बन मोनोऑक्साइड को प्राणघातक गैस क्यों बोलते हैं?
तो देखिए समझते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड को सबसे जहरीला गैस माना जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड को सबसे जहरीला गैस माना जाता है क्योंकि यह हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करके कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण करता है। यह शरीर की कोशिकाओं तक ऑक्सीजन को जाने से रोकता है। ऑक्सीजन के अभाव से व्यक्ति का मौत हो जाता है, जिसके कारण इसे प्राण घातक गैस भी कहा जाता है। अब देखिए समझते हैं श्वसन एवं दहन में अंतर। फर्स्ट है श्वसन, यह क्रिया सजीवों में होती है। दूसरा पॉइंट इसी में देखिए, पहले श्वसन को देख लेंगे उसके बाद दहन को समझते हैं। श्वसन यह एक जैविक क्रिया है। तीसरा पॉइंट, श्वसन जीवों का अपना नियंत्रित प्रक्रम होता है। चौथा पॉइंट है इसी में, श्वसन मंद दहन का उदाहरण है। अब दहन में समझते हैं। फर्स्ट पॉइंट, यह क्रिया निर्जीवों में होती है। दूसरा पॉइंट, यह एक रासायनिक क्रिया है। तीसरा पॉइंट, यह एक अनियंत्रित प्रक्रम होता है। फोर्थ पॉइंट, यह तीव्र प्रक्रिया होती है। तो बच्चों इसी के साथ चैप्टर ख़त्म होता है। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करें। जैसे हम बायोलॉजी का सारा चैप्टर को ख़त्म करेंगे, उसके साथ बायोलॉजी का ऑब्जेक्टिव सीरीज को लेके आएंगे। इसमें हम बायोलॉजी के जितने भी चैप्टर हैं उसके जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो कि आगामी बोर्ड बच्चों विगत वर्ष में जितने भी क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं ऑब्जेक्टिव के, उसको भी हम देखने वाले हैं। तो चलिए इसी जगह क्लास का समापन करते हैं। अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।